नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल के बारे में बताऊंगा और मौर्य काल में मुख्यतः हम लोग मौर्य काल का सामान्य परिचय और मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए जो सोर्स है जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इस पार्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है परीक्षा के नजरिए से इतना महत्वपूर्ण है कि फिर चाहे वो परीक्षा आईएएस की हो, पीसीएस की हो, टेट की हो, सीटेट की हो, यूपी लेखपाल की हो, यूपी कांस्टेबल की हो, यूपीएसआई की हो, इन विभिन्न परीक्षाओं में इस पार्टिकुलर टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नज़रिए से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। आप जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये खुद एहसास हो जाएगा कि किस लेवल की मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। विभिन्न जगहों से मैंने जानकारी को इकट्ठा किया है और इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने इन महत्वपूर्ण जानकारी को रखने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखने से आपको ये खुद एहसास हो जाएगा और खुद आप अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि क्या इसके बाहर से भी कुछ आता है क्या इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले मौर्य काल के बारे में, इसका सामान्य परिचय। तो प्रथम भारतीय व्यवस्थित साम्राज्य एवं सुसंगठित प्रशासन है मौर्य काल। यानी कि मौर्य काल से पहले भारत में छोटे छोटे राज्यों का दौर था। आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आपने 16 महाजनपद का नाम सुना होगा। ये सभी राज्य स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे भारत में और इनका अपना अपना क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन नंद वंश जो था उसमें जो अंतिम शासक थे घनानंद, इनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने भारत में पहली बार व्यवस्थित साम्राज्य और सुसंगठित प्रशासन की नींव रखी थी। और ये जो प्रशासन था, ये जो साम्राज्य था, ये इसके पास पूरी केंद्रीकृत सत्ता होती थी। जिस तरह से आप मान लीजिए कि भारत है और भारत में जो 29 राज्य हैं, लेकिन ये 29 राज्य भारत सरकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ही सर्वे सर्वा है। इसी तरह उस समय मौर्य काल जो है सर्वे सर्वा था और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्य, इसलिए इसे भारत में प्रथम व्यवस्थित व सुसंगठित प्रशासन वाला साम्राज्य कहा जाता है। देखिए यहाँ पे घनानंद का एक अन्य नाम मिलता है जो नाम है अग्रमीज। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछता है घनानंद का अन्य नाम क्या था, तो जवाब होना चाहिए अग्रमीज। अब देखिए मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए मैंने आपको बताया कि दो सोर्स होता है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक का मतलब होता है लिपियों से, ग्रंथों से, किताबों से जो जानकारी मिलती है उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है सिक्के से, अभिलेख से, मूर्तियों से, इन चीज़ों से जो जानकारी मिलती है उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो मौर्य काल को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत है उसमें सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सीधा सा प्रश्न पूछता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, तो इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे अर्थशास्त्र जो है ये एक राजनीति पर केंद्रित पुस्तक है। आप देखेंगे कि जैसा इसका नाम है अर्थशास्त्र, नाम से लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुस्तक राजनीति पर केंद्रित है और इस पुस्तक में एक राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एक राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और उसके अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आचार्य चाणक्य जी ने राज्य को सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राज्य को सप्तांग सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने ये बताया कि किसी राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि ये 7 सिद्धांत वो फॉलो करे, जिसमें पहला है राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 सिद्धांत एक राज्य को मजबूत बनाए और लंबे समय तक बनाने रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बात को आप जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक राज्य क्षेत्र है, इसकी बाउंड्री है यानी कि इसका दुर्ग है। इस बाउंड्री की रक्षा करने के लिए चारों तरफ सिपाही हैं और इस सिपाहियों को देने के लिए वेतन चाहिए, उसके लिए कोष है और इसके बाद बीच में
अगर ये राज्य है तो इसका कोई राजा भी होगा, और जब राजा होगा तो उसकी मदद करने के लिए अमात्य या मंत्री भी होंगे, और इस पूरे राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें अपने विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। इस तरह से इस सातों बिंदुओं को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इस पुस्तक में 18 तीर्थ व 27 अध्यक्षों का विवरण है, और ये जो आचार्य चाणक्य की जो पुस्तक है, ये संस्कृत का एक ग्रंथ है, और इस पुस्तक में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय का भी उल्लेख है राजनीति के साथ साथ। यानी कि राजनीति आधारित तो ये है ही, इसके साथ साथ राज व्यवस्था, कृषि और न्याय संबंधी जानकारी भी इस पुस्तक से मिलती है। आगे देखिए, इस पुस्तक के अनुसार मौर्य जो साम्राज्य था वहां पे जो कर था, जो भूमि कर था, वे 1/6 भाग था। इसके बाद कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों के लिए आर्य कहा है, यानी कि कौटिल्य ने पहली बार जो है शूद्रों को आर्य कहा। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जो शैली है ये उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। यानी कि इस पुस्तक में कौटिल्य ने राज्यों को उपदेश दिया है, सलाह दिया है कि कैसे एक राज्य अपने अस्तित्व को बना करके रख सकता है। अब थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कौटिल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इनके गोत्र का नाम कौटिल्य था, और इनका जो स्थानीय नाम था वे चाणक्य था। और चाणक्य क्यों था? क्योंकि इनके पिता का नाम चणक था, और चणक होने के नाते इनका जो स्थानीय नाम है वो चाणक्य था। अब आगे देखते हैं। आगे जो साहित्यिक स्रोत में जो नाम आता है वो मेगस्थनीज की इंडिका का आता है। और आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जो मेगस्थनीज हैं ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अब सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो आपको पता होगा कि सिकंदर महान का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगस्थनीज, और इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। हालांकि इस इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य विवरणों से जानकारी मिलती है, और इसमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विवरण है। यानी कि आपको याद होगा कि मौर्य साम्राज्य जो है, मगध में मौर्य साम्राज्य था, इसका जो केंद्र था, और इसकी एक राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र के नगर में प्रशासन का विवरण इस मेगस्थनीज की इंडिका से मिलता है। मेगस्थनीज के अनुसार समाज 7 भागों में बटा हुआ था। मेगस्थनीज ये मानता था कि भारत में जो समाज है वो 7 भागों में बटा हुआ है। अब जरा देखिएगा वो किसे किसे समाज कहता है। वे कहता है कि दार्शनिक एक समाज है, किसान, चारवाहक, व्यापारी, सैनिक, गुप्तचर, सभासद यानी मंत्री, ये 7 समाज हैं। मेगस्थनीज के अनुसार ये 7 समाज है जो कि भारत में, पूरा भारत इन्हीं 7 समाज में बटा हुआ था। आगे, अब मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसके अनुसार जो भूमि कर लिया जाता था मौर्य साम्राज्य में, वे 1/4 मिलता है। आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें 1/6 है, लेकिन मेगस्थनीज की इंडिका में 1/4 है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और मेगस्थनीज ये कहता है कि भारत में अकाल, दास प्रथा व लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यानी कि भारतीयों को न अकाल का ज्ञान था, न दास प्रथा थी, और ना ही भारतीयों को लेखन कला आती थी। भारतीय इन चीज़ों से अवगत नहीं थे। आगे जो साक्ष्य मिलता है, जो स्रोत मिलता है, वो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस मिलता है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार का उल्लेख है। देखिए, सिंपल सा प्रश्न पूछता है कई बार, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये 9वीं सदी की रचना है। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल, कुलहीन, शूद्र आदि कहा गया है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे अन्य ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर। ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए। मौर्य साम्राज्य की जानकारी इन विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। अब आगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख का उल्लेख है, और अशोक के जो अभिलेख हैं वे 3 प्रकार के अभिलेख मिले हैं, जिसमें पहला है शिलालेख,
दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। शिलालेख भी दो प्रकार का है और स्तंभ लेख भी दो प्रकार का है। शिलालेख में बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, और स्तंभ लेख में बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। यानी कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सीधा सा प्रश्न पूछता है। देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कितने सोर्सेस को मैंने इकट्ठा करके आपको एक जगह देने की कोशिश की है। बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। वीडियो के अंत तक देखने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे ले जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनकी जो लिपि है, देखिए अशोक के अभिलेख में कुल 4 प्रकार की लिपि का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो है ब्राह्मी लिपि है, दूसरा खरोष्टी लिपि है, तीसरा यूनानी लिपि है और चौथा अरामाइक लिपि है। यहां पे आप देखेंगे कि अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वे भारत में ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, और बाकी जो भारत के बाहर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वे इन 3 लिपियों में मिले हैं, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक। और खास करके अशोक के अभिलेख में जो बृहत शिलालेख है ये भारत के बाहर पाया गया है, और इस शिलालेख में ब्राह्मी के अतिरिक्त इन तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। आगे अब देख लेते हैं कि कुछ अन्य लिपियों वाले भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिसमें पहला है शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख। ये पाकिस्तान में है और ये जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। इसके बाद दूसरा है तक्षशिला अभिलेख जो कि पाकिस्तान में है, और आगे है लंपक या लंगमान अभिलेख जो कि अफगानिस्तान में है। ये अरामाइक लिपि में है, और इस लिपि में आप देखेंगे कि ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो संबंध है वो ईरान से भी रहा है, तो अशोक के कुछ अभिलेखों में ईरानी प्रभाव को भी देखा जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सारकुहना जो कि कंधार में है, और इस अभिलेख में अरामाइक और यूनानी लिपि दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, और यही कारण है कि सारकुहना कंधार का जो अभिलेख है उसे द्विभाषीय अभिलेख कहा जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। सीधा सा प्रश्न पूछता है अशोक के द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है, तो सारकुहना कंधार का अभिलेख द्विभाषीय है, क्योंकि इसमें अरामाइक और यूनानी लिपि दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए, अशोक के सभी अभिलेखों की जो भाषा है वह प्राकृत रही है। ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि अशोक की जो जन भाषा थी वो प्राकृत थी, और अशोक चाहते थे कि उनका जो आदेश है, उनका जो नियम है, वो जो कुछ भी कहें जनता को उनकी अपनी भाषा में वो वहाँ तक पहुँचे, और वो जनता उसे समझे, उस पर विचार करे और उन आदेशों को माने। यही कारण था कि इनके अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत थी। इसका केवल एक अपवाद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लंपक का जो अभिलेख है अफगानिस्तान का, इसका मात्र एक अपवाद है, क्योंकि ये जो है ये सीरियाई भाषा में था। यहाँ पे अफगानिस्तान का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब से अशोक का जो साम्राज्य हुआ करता था वे बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक था। अखंड भारत यही था अशोक का, जो कि आचार्य चाणक्य का सपना था, और उस सपने को पूरा किया था अशोक ने, जिसका साम्राज्य बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक था। इसीलिए अशोक के कुछ अभिलेख आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में भी मिले हैं, जो कि पहले भारत में ही था। आगे देखते हैं। अब यहां पे अभिलेख को देख लेते हैं। अशोक के जो अभिलेख थे वे 3 प्रकार के मिले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें पहला है शिलालेख, और शिलालेख में 2 प्रकार के अभिलेख, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। अब देख लेते हैं कि बृहत शिलालेख में किस बात का उल्लेख है, लघु शिला में किस बात का उल्लेख है। तो बृहत शिलालेख में प्रशासन और धन संबंधी जानकारी है, तो वहीं लघु शिलालेख में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी है। और आप देखेंगे, मैंने आपको बताया भी है कि ये जो बृहत शिलालेख है मुख्यतः यही भारत के बाहर पाया गया है, और बाकी जो अभिलेख हैं ये सब के सब भारत में पाए गए हैं। यानी कि भारत के बाहर जो अभिलेख मिला वे बृहत शिलालेख है। इसके बाद
दूसरा है स्तंभ लेख, इसमें भी दो प्रकार के हैं, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहत स्तंभ लेख में प्रशासन व धर्म संबंधी जानकारी है जो कि भारत के लिए है, भारत में जो राज्य हैं उनके लिए है। भारत में जो अशोक का जो साम्राज्य है, अपने साम्राज्य में उन्होंने लोगों के लिए, जनता के लिए जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश है, उसके संबंधी जानकारी है। और लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है गुहा लेख, और इस गुहा लेख में सांस्कृतिक जानकारियों का उल्लेख है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो बृहत शिला लेख है इसमें 14 अभिलेख यानी कि 14 बातें अंकित है जो कि 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान के हैं और 6 भारत के हैं। इसमें पहला आप देखेंगे कि शुरुआत के 2 ये पाकिस्तान के हैं और बाकी जो 6 हैं ये भारत के हैं। इसमें पहला है शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान का अभिलेख और दूसरा मानसेहरा हजारा पाकिस्तान। ये 2 जो शिलालेख हैं, बृहत शिलालेख, ये पाकिस्तान के हैं। इसके बाद जो 6 हैं, जिसमें पहला है सोपारा महाराष्ट्र, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, कालसी देहरादून उत्तराखंड, धौली पुरी उड़ीसा, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, ये 6 के 6 भारत में मिले हैं। हालांकि देखिए, अभी मैं आपको कह रहा हूं भारत पाकिस्तान कह रहा हूं, लेकिन ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, भारत, ये सबके सब भारत में ही था पहले। ये अखंड भारत के हिस्सा थे, वर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक, और ये सम्राट अशोक का साम्राज्य था, इसलिए पहले ये सब भारत में ही था, बाद में ये अलग अलग हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अशोक के जो 14 अभिलेख हैं उसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो प्रमुख हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला है प्रथम अभिलेख, और इस प्रथम अभिलेख में मुख्यतः पशु हत्या निषेध की बात की गई है। दूसरे अभिलेख में सीमांत प्रदेशों के रूप में दक्षिण के राज्यों एवं अन्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि दक्षिण राज्य में चेर, चोल, पांड्य, सातयपुत्र, ताम्रपर्णी, ये श्रीलंका का क्षेत्र है, श्रीलंका में पड़ता था, आदि का उल्लेख है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कुछ पड़ोसी देशों का, जिसमें यवन के राजा यांतियोग की चर्चा की गई है। 13वें में भी आगे हम देखेंगे कि 13वें में भी पड़ोसी राज्यों का ही उल्लेख है। इसके बाद तीसरा अभिलेख आता है, और इसमें राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त आदि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। रज्जुक यानी ये न्याय और राजस्व संबंधी अधिकारी होते थे, और युक्त यानी कि समझ आइए कि इसको आप समझिए डीएम और इसको समझिए आप एसपी। ये प्रशासनिक अधिकारियों की इन्होंने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में नियुक्ति की थी। आगे 5वां अभिलेख है, और इस अभिलेख में धम्म महामात्र की इन्होंने नियुक्ति की थी राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, यानी कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके 14वें वर्ष बाद इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इसके बाद 8वां अभिलेख आता है, और 8वें अभिलेख में इन्होंने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि यानी कि बोध गया, जो कि बिहार में है, इसकी यात्रा की और धर्म यात्रा का प्रारंभ किया। यानी कि 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की, और इस यात्रा के साथ उन्होंने धार्मिक यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद 9वां अभिलेख है, और इस अभिलेख में दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करना, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण तथा श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। आगे 12वें शिलालेख में आप देखेंगे कि सभी संप्रदायों में सार वृद्धि या समन्वय की बात की गई है, यानी कि सभी जो धर्म हैं उनमें एक समान व्यवहार की बात की गई है। इसके बाद 13वें शिलालेख में जो है प्रमुख 3 बातों का उल्लेख है। इसमें पहला जो बात है वो है कलिंग विजय, जो कि इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष किया था। इसके बाद दूसरा नंबर है दक्षिण के सीमांत राज्यों का उल्लेख है, और दूसरे अभिलेख की तरह ही आप इसमें देखेंगे कि दूसरे अभिलेख की तरह ही इसमें सीमांत राज्यों का उल्लेख है, और आप देखेंगे कि साथ ही साथ इसमें बहेलियों को चेतावनी भी दी है कि बहेलिया उस समय बहुत परेशान करते थे। और आपको याद होगा कि अशोक ने जब धम्म की यात्रा शुरू की तो उन्होंने तलवार त्याग दिया, लेकिन अशोक ने एक
स्टेटमेंट दिया कि मैं केवल तलवार चलाना छोड़ा हूं, युद्ध कौशल नहीं भूला हूं। तो यही कारण था कि सब अशोक से डरते भी थे। आप देखेंगे कि जब तक अशोक रहे तब तक भारत में बाहरी या फिर आंतरिक कोई भी राज्य हमला नहीं किया उनके साम्राज्य पे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 5 पड़ोसी देशों जिसमें यमन राज्यों का उल्लेख है। आप देखेंगे कि यमन राजा यांतियोक का, मकदूनिया के राजा अंतकीन का, एपीरस के राजा अलेक्सुंदर का, मिस्र के राजा तुलमाय जिसे हम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहते हैं, और सीरीन के राजा मग का, इन 5 यमन राजाओं का उल्लेख है। इसके बाद जो 14वां जो अभिलेख आता है उसमें आप देखेंगे कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है, और इस 13वें अभिलेख में जो त्रुटियां रह गई थी उसे ही सुधार किया गया है। अब आगे, राज्याभिषेक के बाद अशोक ने विभिन्न वर्षों में कुछ जो कार्य किए थे उनकी एक मैंने अलग से लिस्टिंग कर दी है ताकि आपको ये चीज़ें एक ही जगह याद हो जाए। आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं राज्याभिषेक के बाद विभिन्न वर्षों में अशोक ने कौन कौन से काम किए। तो 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर विजय की। 10वें वर्ष में उन्होंने धम्म संबंधी यात्रा शुरू की बोधगया जा करके। 12वें वर्ष में जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रादेशिक रज्जु डीएम युक्त यानी कि एसपी समझिए जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। 14वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और 20वें वर्ष में रुक्मिणी देवी लुम्बिनी की यात्रा की थी उन्होंने। और आपको पता होगा कि जब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो वहाँ पे जब वो गए तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो धार्मिक कर था उससे उन्होंने समाप्त कर दिया था, और भूमि कर जो था 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। अब आगे देखते हैं, आगे है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस शिलालेख में व्यक्तिगत जीवन के संबंधित जानकारी है, और ये जो शिलालेख मिले हैं इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो है पहला कर्नाटक, और कर्नाटक के मास्की, निट्टूर और उद्दनगोलन से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मास्की है, मास्की में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक बताया है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा प्रश्न पूछता है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है। तो मास्की जो कि कर्नाटक में है, इस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के गुर्जरा से मिला है, और राजस्थान के भाबरू और या फिर बैराट जिसे हम कहते हैं, और यही राजस्थान का भाबरू का जो लघु शिलालेख है, इसी शिलालेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और इसी लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त की है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश के एर्रागुडी से मिला है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं जिसमें मास्की, फिर इसके बाद निट्टूर और उद्गोलन आता है, और मध्य प्रदेश का गुर्जरा, ये जो लघु शिलालेख हैं इसमें जो अशोक का जो नाम मिलता है वो अशोक मिलता है, और बाकी जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश से जो लघु शिलालेख मिले हैं उसमें अशोक का जो नाम है वो प्रियदर्शी मिला है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे अब बृहत स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। तो बृहत स्तंभ लेख में हम लोग जानते हैं कि धर्म एवं प्रशासन संबंधी जानकारी का उल्लेख है, और इसमें 7 अभिलेख यानी कि 7 बातें अंकित हैं जो कि 6 विभिन्न स्थलों से मिले हैं, और वे 6 प्रमुख स्थल हैं। पहला दिल्ली टोपरा, दूसरा दिल्ली मेरठ, तीसरा प्रयाग, चौथा लौरिया अरेराज, 5वां लौरिया नंदनगढ़, और 6वां है रामपुरवा। ये 6 विभिन्न स्थल हैं जहां से बृहत स्तंभ लेख मिले हैं। इसके बाद अब देखते हैं लघु स्तंभ लेख की। तो लघु स्तंभ लेख में हमें पता है कि इसमें राजकीय घोषणाएं की गई है, राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है, और ऐसे कई जगहों से ये अभिलेख मिले हैं, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश क्षेत्र। आपको पता होगा ये काफी फेमस है, सांची स्तंभ लेख, मध्य प्रदेश का सांची स्तंभ लेख है। और इस स्तंभ लेख में महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का सारनाथ स्तंभ लेख, जो कि वाराणसी में है, और इस स्तंभ लेख में भी
इसी सांची स्तंभ लेख की तरह ही महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था। इसके बाद कौशाम्बी का स्तंभ लेख आता है और यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और इस स्तंभ लेख में तीन बातें प्रमुख है। पहला, इसे रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। दूसरा, अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। और जो तीसरी बात है वो है कि अशोक के एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है। ये तीन बातें प्रमुख है इस कौशाम्बी स्तंभ लेख में। आगे निगलाव सागर लघु स्तंभ लेख है और इस स्तंभ लेख में अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यहां की यात्रा की तथा कनिक मुनि के स्तूप का विस्तार करवाया। यहां पे 12वें वर्ष उन्होंने यात्रा किया और कनिक मुनि का जो स्तूप था उसको विस्तार करवाया था, उसका क्षेत्र बढ़वाया था। इसके बाद नाम आता है सहगौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और दूसरा महास्थान जो कि पश्चिम बंगाल के बोगरा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए, ये आईएएस पीसीएस और जितने भी परीक्षा होती है, खास करके आईएएस पीसीएस में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि सहगौरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है, इस अभिलेख में किस बात का उल्लेख है। तो देखिए, ये जो दोनों स्तंभ लेख हैं, इन दोनों में अकाल के समय में अशोक ने जो राजकीय सहायता दी है उस राजकीय राहत का चर्चा है, जो राजकीय सहायता दी है उसका चर्चा इन दोनों अभिलेख में मिलता है। उत्तर प्रदेश के जो सहगौरा अभिलेख है और बोगरा का जो महास्थान अभिलेख है, इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख, और ये जो रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख है यह सबसे छोटा लघु स्तंभ लेख है और इसे जो है हम आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहां की यात्रा की थी और यात्रा के दौरान उन्होंने बलि, जो कि धार्मिक कर हुआ करता था, उस बलि कर को माफ कर दिया था। उस बलि कर को अशोक ने माफ कर दिया था और जो भूमि कर हुआ करता था, जो कि 1/6 था, इस 1/6 से घटा करके इसे 1/8 कर दिया था। आगे देखते हैं। अब आगे है गुहा लेख। तो गुहा लेख में सांस्कृतिक जानकारी मिलती है और इसके बाद आता है जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 150 ईस्वी का रुद्रदामन का अभिलेख है और यह संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख है। और यह जो अभिलेख है ये चंपू काव्य शैली में है। मैंने अपने हिंदी साहित्य वाले वीडियो में आपको बताया है कि चंपू का मतलब होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में हो उसे हम चंपू कहते हैं। और इसमें जो है चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का नाम अंकित है। और आप देखेंगे कि यही जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील, जो कि गिरनार गुजरात में है, उसकी चर्चा की गई है। आगे हम लोग सुदर्शन झील के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये सुदर्शन झील है और ये जो सुदर्शन झील है, इस झील से संबंधित जो शासक रहे हैं, जो प्रशासक रहे हैं, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। तो इस झील का जो निर्माण करवाया, उस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो प्रशासक थे पुष्यगुप्त, उन्होंने इस झील के निर्माण का कार्य करवाया। बाद में आप देखेंगे कि अशोक ने इस झील पर बांध बनवाया और इस बांध को बनवाने का काम उनके एक प्रशासक थे तुसाप्य, उन्होंने इस कार्य को संपन्न कराया। बाद में रुद्रदामन जी का नाम आता है और रुद्रदामन इस झील पर बांध का पुनः निर्माण करते हैं। और ये जो पुनः निर्माण का कार्य करते हैं, इनके जो प्रशासक होते हैं सुविशाख, उनके द्वारा यह संपन्न किया जाता है। और रुद्रदामन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील पर जो बांध था उसका पुनः निर्माण जनता से बिना कर लिए किसने करवाया, तो इसी रुद्रदामन ने करवाया। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन ने जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया, बिना कर लिए झील पर बांध का पुनः निर्माण करवाया। और स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का पुनः निर्माण करवाया था। इनके समय, स्कंदगुप्त के समय जो इनके प्रशासक थे पर्णदत्त, उनके जो पुत्र थे चक्रपाणि,
उन्होंने इस बांध का पुनः निर्माण करवाया। इस तरह से सुदर्शन झील से ये 4 शासक संबंधित हैं। इन बातों को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए जो विभिन्न सोर्स हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, इसके विभिन्न आयामों को, विभिन्न बिंदुओं को हम लोगों ने परीक्षा के नजरिए से देखा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे इसी तरह की वीडियो में और बना सकूँ। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगली वीडियो में मैं आपको मौर्य शासकों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।